हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की जितनी भी एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे इस बुक में दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के, उसको हम आपको करवा रहे हैं। जिसमें आज हम आपको करवाने वाले हैं मिश्रण को अलग करने की विधियां। इसके जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं दोस्तों, सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल के अपडेट के लिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियों के बारे में। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी कपूर, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड या ऑप्शन नंबर डी नेफ्थलीन। तो दोस्तों, सोडियम सल्फेट जो है ये ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। कपूर, अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन जो है ये ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। ऊर्ध्वपातन एक भौतिक प्रक्रिया है। किसी पदार्थ द्वारा अपनी अवस्था को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित करने को ऊर्ध्वपातन हम कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तत्व की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। जैसे कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ये ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, जबकि सोडियम सल्फेट जो है ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? तो दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड जो है इसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड की बात करें दोस्तों, तो अमोनियम क्लोराइड को नौसादर के रूप में भी जाना जाता है। इसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। इसका अनुसूत्र क्या होता है? NH4Cl होता है। ठीक है, यह श्वेत रंग का क्रिस्टली पदार्थ है जो जल में अत्यंत विलेय है। इसका जलीय विलयन हल्का अम्लीय होता है। प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सॉल अमोनियम क्लोराइड का एक रूप होता है। दोस्तों, जो अमोनियक है ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड का एक रूप होता है जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को उपयोग करेंगे? दोस्तों, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए हम जो उपयोग करेंगे ये करेंगे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन का। किसका उपयोग करेंगे? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन का उपयोग हम करेंगे। सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड या नौसादर को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन प्रक्रिया का प्रयोग होता है। ऊर्ध्वपातन मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने की वह विधि है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रवित हुए सीधे वाष्पीकृत हो जाता है। जैसे कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, इसको गर्म करने पर वे सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। ये द्रव में परिवर्तित नहीं होते, डायरेक्ट ठोस से किस में हो जाते हैं? गैस में। यही क्या है? ऊर्ध्वपातन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपो या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? तो दोस्तों, कौन सा ऐसा मिश्रण है जो अलग अलग कीपो या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? तो तेल और पानी का। तेल और पानी के मिश्रण को दोस्तों अलग अलग कीपो या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है। तेल और पानी के मिश्रण को अलग अलग कीपो फनल द्वारा अलग किया जा सकता है क्योंकि यह विषमांगी मिश्रण है। सामान्यतः मिश्रण दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण की बात करें तो ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। जैसे नमक के जलीय विलयन को नमक और जल में अलग अलग नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण की बात करें तो ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे पानी में तेल को डालने पर भी तेल ऊपर रह जाता है और पानी कहाँ रहता है? नीचे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। देखते हैं अगला टॉपिक हमारा पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। इसका पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो दोस्तों, वाष्पीकरण की दर को कम करता है कौन सा? नमी। नमी जो है ये वाष्पीकरण की दर को कम करती है। नमी वाष्पीकरण की दर को कम करती है। हवा में मौजूद पानी की वाष्प की मात्रा को नमी कहते हैं। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। यह आर्द्रता पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है। यदि वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसी हो जाती है? तीव्र हो जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
डैश एक सतह की घटना है। तो दोस्तों सतह की घटना कौन सी है? तो वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जो है एक सतह की घटना है। द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण एक सतह की घटना है। इस कार्य हेतु ऊष्मा द्रव को अपने अंदर से ही प्राप्त होता है, अतः इस क्रिया से द्रव ठंडा हो जाता है। दैनिक जीवन में इसके कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे शरीर से पसीना निकलने पर ठंडा महसूस होना। वाष्पीकरण के कारण ही सुराही का पानी कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों द्रव से ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या? हिमीकरण। क्या बोलते हैं? हिमीकरण मतलब फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। आपको इंग्लिश भी याद रखना है। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को हिमीकरण या फिर फ्रीजिंग कहा जाता है। द्रव का ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो हिमीकरण या फ्रीजिंग। तथा जिस निश्चित ताप पर द्रव ठोस में बदलता है उसे हिमांक बिंदु मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। किसी पदार्थ का हिमांक व गलनांक प्रायः कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। देखते हैं अगला टॉपिक, विलयन। सॉल्यूशन के जितने क्वेश्चन है वे सारे क्वेश्चन। जब कविता कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेती है और उसमें एल्युमिनियम के कुछ दाने मिलाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है। यह डैश के निर्माण के कारण होता है। दोस्तों जब कविता कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेती है और उसमें एल्युमिनियम के कुछ दाने मिलाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है। ये होता है Al2 ब्रैकेट में SO4 का थ्राइस। Al2SO4 का थ्राइस जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों जब कविता कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेती है और उसमें एल्युमिनियम के कुछ दाने मिलाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है। यह एल्युमिनियम सल्फेट के निर्माण के कारण होती है। किसके कारण? एल्युमिनियम सल्फेट के निर्माण के कारण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस कोलाइड में तरल परिक्षेपण माध्यम में ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था होती है? तो कौन सा कोलाइड है जिसमें तरल परिक्षेपण माध्यम में ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था होती है? तो ये है हमारा सॉल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सॉल में। सॉल जैसे कोलाइड में तरल परिक्षेपण के माध्यम में ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था होती है। किसी विलयन में परिक्षिप्त पदार्थ अर्थात विलेय पदार्थ तथा परिक्षेपण माध्यम या विलायक किस अवस्था में उपस्थित है, इस आधार पर कोलाइडल विलयन का वर्गीकरण परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर किया जाता है। कुछ कोलाइडी पदार्थ इस प्रकार है, जैसे जेल की बात करें तो जेल में परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव होती है और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? ठोस होता है। इमल्सन की बात करें तो परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव होती है और परिक्षेपण माध्यम भी क्या होता है? द्रव होता है। फोम की बात करें तो परिक्षिप्त प्रावस्था गैस होती है और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? द्रव होता है। किसमें? फोम में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में जो सत्य कथन है हमको बताना है। तो ये हो जाएगा विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है। ये जो है हमारा सत्य कथन है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं इसका एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है। यह कथन सही है। सभी क्षारीय विलयनों का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपके पास दो विलयन ए और बी है। विलयन ए का पीएच मान 6 है और विलयन बी का पीएच मान 9 है। इस जानकारी के आधार पर सही उत्तर हमको चुनना है। ऑप्शन ए, विलयन ए अम्लीय है और विलयन बी क्षारीय है। दोस्तों ये हमारा जो है ये ग्राफ होता है 0 से लेके, ये यहाँ से होता है 0 से लेके 7 तक और 7 से लेके होता है 14 तक। ठीक है, ठीक है, ये पीएच स्केल है हमारा। 7 से कम जो भी होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय। 7 से जो भी अधिक होगा वो कौन क्या होगा? क्षारीय होगा। अब उसने बोला है क्या? आपके पास दो विलयन ए और बी है। विलयन ए का पीएच मान 6 है, मतलब 7 से कम है, तो 7 से कम है मतलब ए क्या हो जाएगा? हमारा अम्लीय हो जाएगा। और विलियम बी का पीएच मान कितना दिया है? 9 दिया है, मतलब 7 से अधिक है, तो बी क्या हो जाएगा? हमारा क्षारीय हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। विलियन ए अम्लीय है और विलियन बी क्या है? क्षारीय है। दोनों विलियन अम्लीय है क्या? नहीं। अभी हमने बताया ये ग्राफ आप याद रखिए 0 से 7 तक होता है और ये होता है 14 तक। ठीक है, इधर 7 से आगे बढ़ेंगे तो क्षार होगा। ठीक है, इधर 7 से कम करेंगे तो अम्ल होगा। ठीक है, अब उसने बोला है दोनों विलयन अम्लीय है। 7 से अधिक है पीएच मान 9 है, तो अम्लीय तो हो नहीं सकता, गलत है। दोनों विलयन क्षारीय हो सकते क्या? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। विलयन ए क्षारीय है और विलयन बी अम्लीय है। विलयन ए क्या है? विलयन ए क्षारीय हो सकता है क्योंकि पीएच मान तो 6 है, मतलब 7 से कम है, मतलब अम्लीय है। विलयन बी 7 से ज़्यादा है तो 9
क्षारीय है। तो बी क्या हो जाएगा, क्षारीय, और ए क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, पीएच मान के स्केल की खोज किसने की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी विलयन का पीएच मान उसके अम्लीय या क्षारीय होने का सूचक होता है। जिस विलयन का मान 7 से कम होता है वह अम्लीय तथा जिस विलयन का मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय विलयन होता है। इस प्रकार प्रश्नगत विलयन ए अम्लीय होगा और विलयन बी क्या होगा, क्षारीय होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत अपघटन विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों विद्युत अपघटन विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में हम विधि किसका उपयोग करते हैं, तो लवण जल की विधि का उपयोग करते हैं। किसका, लवण जल विधि का उपयोग करते हैं। किस विलयन का, लवण जल का विलयन का उपयोग हम करते हैं। विद्युत अपघटन विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में लवण जल का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे कास्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, तो कास्टिक सोडा के नाम से। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग लुगदी और कागज, कपड़े, पीने का पानी, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कॉपर क्लोराइड विलयन का रंग डैश होता है। दोस्तों कॉपर क्लोराइड विलयन का रंग जो होता है ये क्या होता है, नीला और हरा होता है। क्या होता है, नीला हरा होता है कॉपर क्लोराइड विलयन का रंग। कॉपर क्लोराइड के निर्जल रूप से पीले भूरे रंग का होता है। निर्जल रूप से कैसा होता है, पीले भूरे रंग का, लेकिन धीरे धीरे नमी को अवशोषित करके नीला हरा डाइहाइड्रेट बनाता है। इसका मोलर द्रव्यमान 134.45 ग्राम प्रति मोल तथा गलनांक व क्वथनांक क्रमशः 498 डिग्री सेल्सियस तथा 993 डिग्री सेल्सियस है। गलनांक कितना है इसका, 498 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक कितना है, 993 डिग्री सेल्सियस। किसका, कॉपर क्लोराइड का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश पुंज का पथ उस डैश विलयन के माध्यम से दिखाई देता है जिसमें कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। तो प्रकाश पुंज का पथ उस कोलाइडी विलयन के माध्यम से दिखाई देता है जिसमें कणों का आकार कैसा होता है, अपेक्षाकृत बड़ा होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। दोस्तों सांद्रता की गणना हमको यहाँ पे करना है। दोस्तों विलयन में पानी की मात्रा कितनी दी है, 320 ग्राम दी गई है। विलायक की मात्रा कितनी दी गई है, 47 ग्राम दी गई है। तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता की गणना हमको करना है। दोस्तों विलयन की सांद्रता की गणना करने के लिए क्या हो जाएगा, विलायक बटे विलायक प्लस विलयन, या डायरेक्टली आप इसको ऐसा करिए, हमको प्रतिशत निकालना है। ठीक है, टोटल विलयन कितना है, 320 और 47 ग्राम। तो टोटल कितना हो जाएगा, 320 और 47 हो जाएगा आपका कितना, 367 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 367 हो जाएगा। और द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो कितने ग्राम लवण है, 47 ग्राम। 47 ग्राम लवण है दोस्तों, कितने आउट ऑफ 367, इंटू में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा, 12.8% आपको सॉल्व करके निकालना है। ठीक है, 12.8% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक द्रव्य जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है। द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करना है हमको। कितना, संयोजकता की गणना करना है। टोटल दोस्तों 49 ग्राम क्या है, साधारण नमक है, और 320 ग्राम क्या है, पानी है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 369 ग्राम टोटल विलयन हो जाएगा। अब हमको निकालना है संयोजकता, तो 49 हमको निकालना है आउट ऑफ 369 इंटू 100 कर देंगे हम। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना निकल जाएगा 13.28% इसका निकल के राइट आंसर आ जाएगा। सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38.28%। एक विलयन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। दोस्तों टोटल विलयन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 320 और 31 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 351। कितना हो जाएगा, 351। हमको प्रतिशत निकालना है तो 31/351 इंटू 100 कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 8.83%। कितना आ जाएगा, 8.83% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना करें। ये होमवर्क है आपका, आपको इसको खुद सॉल्व के कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए विलयन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण डैश होगा। दोस्तों 150 ग्राम पानी है, 50 ग्राम चीनी घोल है, ठीक है। टोटल विलयन कितना हो जाएगा, 150 ग्राम पानी और 50 ग्राम चीनी, तो टोटल विलयन हो जाएगा हमारा 200 ग्राम, ठीक है। सांद्रता हमको निकालना है तो 50/200 इंटू 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 25% इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना परसेंट, 25%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता कितनी होगी। दोस्तों 320 ग्राम और 36 ग्राम को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 356 ग्राम। कितना हो जाएगा, 356, और निकालना है किसका, 36 ग्राम के संदर्भ में, इंटू हम 100 करेंगे तो आंसर निकल के कितना आ जाएगा, 10.11% निकल के आ जाएगा। सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 10.11%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 41 ग्राम है। विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में इसकी सांद्रता की गणना कीजिए। टोटल विलियन कितना हो जाएगा, 320 और 41 तो 361 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। और कितना है विलियन, 41 ग्राम है नमक की मात्रा, इंटू कितना करेंगे, 100 कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा, 11.36%। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला टॉपिक अपर रूपता हम पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।